हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पीड अप एजुकेशन में। मैं हूं अभिषेक गौतम और ये हमारी सेकंड क्लास है हिस्ट्री की। इससे पहले हिस्ट्री की एक क्लास हुई जिसमें हमने सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था। एक तरीके से इंट्रोडक्शन वीडियो थी वो। और अब हम बात करेंगे हमारा जो एंशिएंट इंडिया है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। रीज़न क्या है एंशिएंट इंडिया से स्टार्ट करने का वो आपको भी मालूम चल जाएगा। इसके लिए हम चलते हैं कम्युनिटी बॉक्स में। यहाँ मैंने क्वेश्चन पूछा था कि आरआरबी जेईई 2019 के लिए भारत इतिहास की शुरुआत कहाँ से की जाए। तो उस पर जो लोगों ने आंसर दिया है वो आप देख सकते हैं। 70% लोगों का आंसर था कि प्राचीन भारत से स्टार्ट किया जाए। सिमिलर क्वेश्चन मैंने इंग्लिश में भी पूछा था कि फ्रॉम वेयर वी शुड स्टार्ट हिस्ट्री इन आरआरबी जेईई। तो एंशिएंट इंडिया में 73% लोगों ने इसी के फेवर में वोट किया था। तो मतलब ये था कि अधिकतर लोगों का मन यही है कि आप एंशिएंट इंडिया से स्टार्ट करें। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस की। जो मैंने क्वेश्चंस आपको कुछ एक दो दिन के अंदर मैंने कम्युनिटी टैब में आपको दिए हैं, उनके आंसर्स की बात कर लेते हैं। क्योंकि लोग कमेंट करते हैं कि सर इसका सही आंसर बता दीजिए। वैसे जो क्वेश्चंस थे इतने आसान थे कि उनके सही आंसर ना भी बताए जाएँ तब भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। इस सीरीज में सबसे पहला क्वेश्चन है जो काफ़ी दिनों पहले पूछा गया था, लगभग एक वीक हो चुका है इसको पूछे हुए। तो एक वीक पहले मैंने एक क्वेश्चन पूछा जिसमें मैंने पूछा था कि भारत के एकलौते राष्ट्रपति जो एक से अधिक बार राष्ट्रपति चुने गए थे। भारत में ऐसा नहीं होता है, ये यूएसए का ट्रेंड है। और यूएसए में अधिकतर जो क्या कहते हैं राष्ट्रपति होते हैं वो आपका नेक्स्ट टर्म जो है वो अधिकतर जीत ही जाया करते हैं। बहुत सारे ऐसे राष्ट्रपति हैं जो 8 साल तक राष्ट्रपति रहे हैं। और वहाँ पर एक रूल भी है, यूएसए में एक रूल है कि कोई भी एक व्यक्ति सिंगल एक पर्सन दो बार से ज़्यादा वो राष्ट्रपति नहीं बन सकता। ठीक है, मैक्सिमम 2 टाइम ही राष्ट्रपति बन सकता है। और वहाँ पर राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 4 साल का होता है। ठीक है, 4 साल का कार्यकाल होता है। इसी वजह से जितने भी जो बहुत ज़्यादा फेमस राष्ट्रपति रहे हैं वो सिर्फ 2 ही टर्म तक जीते, उसके बाद उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। क्योंकि वहाँ के रूल्स में ऐसा है, वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसी एक व्यक्ति को 2 बार चुनाव लड़ने के लिए 2 से ज़्यादा बार चुनाव लड़ने या राष्ट्रपति रहने का हक नहीं देता है। ठीक है, चुनाव लड़ेगा, हार जाए वो अलग बात है कि अगली बार जीते तो 3-4 बार चुनाव लड़ सकता है, लेकिन 2 से अधिक टर्म तक वो कोई भी राष्ट्रपति नहीं रह सकता यूएसए के अंदर। अगर बात की जाए इंडिया में, तो इंडिया में ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप कितनी बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। सबसे पहली चीज़ इस क्वेश्चन से जो आपको सीखने को मिलेगी कि इंडिया में ऐसा कोई भी नियम नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं बनाया गया है इंडिया में कि कोई एक व्यक्ति 2 बार या 3 बार या 4 बार या 5 बार, कोई ऐसी फिक्स वो नहीं है कि कितनी बार आप राष्ट्रपति बन सकते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट बनने के लिए यहाँ पर ऐसा कोई भी रूल नहीं है। लेकिन इंडिया में ऐसा हुआ नहीं है। इंडिया में कोई भी व्यक्ति दूसरी बार चुनाव नहीं जीता है राष्ट्रपति का, सिर्फ और सिर्फ राजेंद्र प्रसाद जी के अलावा। राजेंद्र प्रसाद जी जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर क्या कहते हैं प्रेसिडेंट थे, पहले राष्ट्रपति थे, और अगले भी यही रहे थे। ठीक है, उसके बाद फिर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बने थे। ठीक, ये क्वेश्चन मैंने काफ़ी दिन पहले पूछा था, लेकिन मुझे लगा साथ में कुछ जानकारी और बताई जा सकती है। क्योंकि आपसे ये शायद ना पूछा जाए कि कौन सा वैसा व्यक्ति है जो इकलौता राष्ट्रपति रहा है, लेकिन ये जो क्वेश्चन मैंने सेकंड बताया आपसे, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आ चुका है और हो सकता है आगे भी कभी पूछ लिया जाए कि इंडिया में राष्ट्रपति बनने के जो क्या कहते हैं रूल्स हैं कि एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इंडिया में ऐसा कोई नियम नहीं है कि एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। ओके, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने कुछ दिनों पहले पूछा था उसको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। वैसे लेक्चर के दौरान मैं इस बारे में बता चुका हूँ कि मैंने क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर ऑन द मैट इन अ गेम ऑफ कबड्डी। ठीक है, एक कबड्डी के गेम में, कबड्डी के खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं मैट पर। मतलब जो ग्राउंड होता है कबड्डी का एक ग्राउंड होता है जिसमें बीच की लाइन होती है, फिर उसके बाद एक टच लाइन होती है, फिर उसके बाद एक ये इसको बोलते हैं बक लाइन बोलते हैं, फिर ये बोनस लाइन होती है। ठीक है, तो इस तरीके से कबड्डी का गेम होता है। उसमें कितने दोनों साइड से 7-7 प्लेयर एक टाइम पर खेल रहे होते हैं। मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे कि एक गेम में कितने प्लेयर होते हैं। ठीक है, एक गेम में कितने प्लेयर होते हैं, तो एक गेम में हो जाएंगे आपके 14 प्लेयर। बहुत कम लोगों ने इसका सही आंसर दिया 14, अधिकतर लोगों ने 7 आंसर दिया है। क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए, हो सकता है क्वेश्चन इस तरीके से घुमा सकता है। और ऐसे जो घुमावदार क्वेश्चन होते हैं उसमें क्वेश्चन के आंसर आने के बावजूद आप गलत कर देते हैं, जो कि सबसे बड़ी मिस्टेक है। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो ये था विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, ऑप्शन थे आपके पास मध्य भारत, उत्तर भारत, दक्षिण भारत या पश्चिम भारत। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में एग्जैक्टली ये चीज़ नहीं पूछी गई थी कि आपसे पर्वत का टाइप पूछ रहा है या उसकी लोकेशन पूछ रहा है या क्या पूछ रहा है। लेकिन ऑप्शंस देख के आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि आपसे उसकी लोकेशन पूछी जा रही है। ठीक है, तो इसमें काफ़ी सही अधिकतर लोगों ने सही आंसर ही दिया है, वो है मध्य भारत। ठीक है, मैंने ये चीज़ बताई भी थी, एक्सप्लेन भी की थी अपने लेक्चर्स के दौरान कि जब इंडिया का अगर नक्शा आप थोड़ा सा रफ मैप बनाते हैं, यहाँ पर एक सिंगल सिक्किम उठा दीजिए, फिर यहाँ से, तो अगर आप इंडिया का एक रफ मैप सा बनाएं
तो उसमें आप देखते होंगे इंडिया को डिवाइड कर सकते हैं 2 भागों में, ठीक है। यहाँ से नॉर्थ में बहुत सारे अलग अलग क्या कहते हैं शासक रहे जिन्होंने शासन किया, और इन्हीं को हम ज़्यादा पढ़ते भी हैं क्योंकि ये उतने इंपॉर्टेंट हो गए थे इस टाइम पे जब एक तरीके से यहाँ जनपद हुए शुरुआत में एंशियंट टाइम पर, और उसके बाद भी यहाँ के जो शासक रहे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे। तो हम ज़्यादा नॉर्थ इंडिया के ही पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। साउथ इंडिया का जो पूरा सिस्टम था वो एक अलग ही सिस्टम था। अधिकतर राजा नॉर्थ से साउथ तक नहीं पहुँच पाए थे, बहुत कम ही राजा थे जिन्होंने अपना साम्राज्य नॉर्थ से साउथ तक फैला पाया था। तो उसके बीच में क्या आने आता था, वो आता था आपका जो विंध्याचल पर्वत है, जिसके बारे में मैंने बताया भी है। और एक दो लड़कों ने ऐसा नीचे कमेंट भी किया था कि विंध्याचल पर्वत है जो बीच में आ जाता है, जिसकी वजह से नॉर्थ के जो राजा थे वो साउथ में नहीं जा पाए, ठीक है। तो विंध्याचल जो है वो आपके मध्य भारत के अंदर है, यह है इसका सही आंसर। इसके बाद जो क्वेश्चन आता है वो मैंने कल ही पूछा था। कल मैंने क्वेश्चन पूछा कि जो आपका गौतम बुद्ध द्वारा दिए गए जो उपदेश थे उसमें प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो उन्होंने पहला उपदेश दिया उसको क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर था धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है। इन्होंने पहला उपदेश दिया कहाँ पर, उत्तर प्रदेश के अंदर, यूपी के अंदर दिया इन्होंने। जगह का नाम था सारनाथ, ठीक है। यूपी के अंदर सारनाथ जो बनारस के पास में है, सारनाथ, ठीक, वहाँ पर इन्होंने अपने पहला जो उपदेश दिया था उसको बुलाया था धर्म चक्र परिवर्तन। महावनिष्क्रमण कब कहा गया, महावनिष्क्रमण हुआ जब इन्होंने अपना घर छोड़ा, ठीक है, जब इन्होंने अपना घर का त्याग किया, और निर्वाण हुआ जब इनकी मृत्यु हो गई, ठीक। तो इसका सही आंसर था धर्म चक्र परिवर्तन। 87% लोगों ने इसका सही आंसर दिया था, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। जो मैंने एक और क्वेश्चन पूछा था वो क्वेश्चन ये था, इन विच स्टेट द फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड, ठीक है। नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट के बारे में मैंने पूछा था, जिसके आंसर्स काफ़ी अच्छे दिए लोगों ने, जो मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी। मुझे लग रहा था ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, लेकिन लगभग 80% लोगों ने इसका सही आंसर दिया है। अगर किसी ने गूगल करके भी दिया है तो मैं उसको गलत इसलिए नहीं मानता हूँ, क्योंकि अगर आपने गूगल भी किया है तो आपके कहीं ना कहीं दिमाग में एक बार ये चीज़ आ चुकी है कि हाँ, पहली नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट जो थी वो केरल के अंदर बनी थी, जो थी CPI के द्वारा, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक। ये थी जो पहली गवर्नमेंट थी जिसने कांग्रेस को हराया था, और ये 57 में ही कर दिया था, 1957 में। और इस क्वेश्चन पे जो लोगों का रिस्पांस रहा वो काफ़ी अच्छा था, काफ़ी डिटेल में लोगों ने एक्सप्लेन भी किया कमेंट बॉक्स में, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। तो ये हैं वो कुछ आंसर जो बहुत डिटेल में आंसर थे, काफ़ी अच्छे लगे। पहला आंसर, सेकंड आंसर, जो थर्ड आंसर, काफ़ी लोगों ने अच्छे से एक्सप्लेन किया आंसर। तो आप भी ऐसे ही क्वेश्चंस को आंसर करें, और अपने जो कमेंट्स हैं, अपने जो व्यूज़ होते हैं वो आप ऐसे ही कमेंट बॉक्स में डालें। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपका जो इंटरेस्ट है वो कंटिन्यू बना रहेगा ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ने में जो थोड़े से लोगों के इंटरेस्ट में नहीं रहते हैं, ठीक। तो इस तरीके से ये तो था वो सेशन जिसमें बहुत सारे लोग कमेंट करते थे, सर इसका राइट आंसर बता दीजिए। तो जितने भी मैंने आपके क्वेश्चंस पूछे थे अभी तक के, जितने भी क्वेश्चन कम्युनिटी टैब में पूछे गए थे, उन सभी के आंसर्स मैंने एक्सप्लेन कर दिए इसके अंदर। और अब हम देखेंगे हमारी जो क्लास है। तो अब हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं, और क्लास में जो हमारा पहला आज का स्टार्टिंग होगी क्लास की, वो होगी एंशिएंट इंडिया से, जिसका रीजन मैंने आपको बता दिया। लगभग 70 से 75% का जो कहना था, लोगों का कहना था, वो यही था कि एंशिएंट इंडिया से स्टार्ट करिए और फिर एक टाइमलाइन के हिसाब से धीरे धीरे मॉडर्न इंडिया तक आएंगे। तो वो तरीका जो है पढ़ने का सही रहेगा, और मेरा भी यही मानना था, लोगों ने भी उसी चीज़ को फॉलो किया, तो अच्छा है। शुरुआत करते हैं एंशिएंट इंडिया से, और सबसे पहले एंशिएंट इंडिया की अगर बात की जाए तो हम देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। एक बात और मैं कहना चाहूँगा, आज 12 बजे के आसपास दोपहर में केमिस्ट्री की वीडियो आई, जिसमें बहुत सारे लोगों ने कहा था कि सर साउंड की प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, साउंड की प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज़्यादा, कि साउंड का में इको आ रहा है, बहुत ज़्यादा इको हो रहा है, गूंज हो रही है, एक तरीके से आवाज़ अच्छे से सुनाई नहीं दे रही है। तो रीज़न ये है कि अभी रूम जो स्टूडियो रूम है वो बिल्कुल खाली है, और स्टूडियो रूम में जब आवाज़ होती है कहीं भी एक जगह से, मान लीजिए यहाँ साउंड है, यहाँ से आवाज़ होती है, तो आवाज़ें रिफ्लेक्ट होती हैं, ठीक है, खाली दीवारों से आवाज़ रिफ्लेक्ट होती है, और आप ये जो आवाज़ रिफ्लेक्ट होकर आती है ये आपकी गूंज पैदा कर देती है। तो हम लोग उसको अभी कोशिश कर रहे हैं सुधारने की। आगे आने वाली जो वीडियोज़ होंगी उनमें जो साउंड है वो भी आपको इम्प्रूव दिखाई देगा, ठीक। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। आज की जो पहला हमारा टॉपिक है वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है, सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता, ठीक है। यहाँ पर घाटी लगा दीजिए आप, वैली के हिसाब से इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर आपका सिंधु घाटी सभ्यता। इसके अगर टाइम की बात की जाए तो टाइम इसका जो है आपको वैसे बोला जाता है कि 5,000 साल पुरानी सभ्यता है आपकी, ठीक है, 5,000 साल पुरानी सभ्यता है। और अगर कार्बन डेटिंग की बात की जाए तो ये 2400 BC की है, और वैसे नॉर्मली जो आपको डाटा मिलेगा वो 3300 BC का मिलेगा, ठीक है। तो अगर हम आप इसको 2400 BC से ही मानते हैं तो 2400 उधर और इधर आप चल रहे हैं 2018 में,
तो लगभग आपका जो है 4500 के आसपास हो गया। तो बोला जाता है कि ऐसा कि 5000 साल पुरानी सभ्यता है, तो वो आपकी बात जो है वो सही है, ठीक है। और अगर बात की जाए दूसरी कि इससे पहले क्या था, जब तक ये नहीं पता था, ये पता कब चला आपका 1921 में, जब पहली बार जो है हड़प्पा मिला दयाराम साहनी जी को, दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा की खोज की, तब जाके इस सभ्यता के बारे में मालूम चला। तो इससे पहले क्या मान्यता थी, इससे पहले मान्यता थी आपकी कि जो वैदिक सभ्यता है जिसको हम पढ़ेंगे अभी, वैदिक सभ्यता आपकी इससे पहले मानी जाती थी कि सबसे पुरानी सभ्यता है भारत की, ठीक है। वही ये पॉइंट लिखा हुआ भी है। टिल द स्टार्टिंग ऑफ 20th century historians believe that the Vedic civilization is the oldest civilization of India, but in 1921 दयाराम साहनी फाउंडेड हड़प्पा, ठीक है। 1921 में जब दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की, तब जाके मालूम चला कि हाँ, ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये इससे ही पुरानी सभ्यता है। अगर बात की जाए हड़प्पा की, तो हड़प्पा क्या है, मोंटगोमरी जो है आपका डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब जो स्टेट पाकिस्तान की तरफ पड़ता है, उस पाकिस्तान के अंदर पंजाब स्टेट में जो मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर आपका आता है हड़प्पा, जो एग्जैक्टली अब जो करंट की लोकेशन है उसकी बात करें अगर, ठीक है। तो क्या हुआ, देन एवरीवन come to know that the oldest civilization of India is Indus Valley civilization. After this discovery, मोहनजोदाड़ो, चहूदड़ो, कालीबंगन, कोटदीजी आर डिस्कवर्ड, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, किसी भी चीज़ में होता क्या है, जब आप पहले किसी चीज़ को इनिशिएट करते हैं, कोई एक चीज़ हो जाती है, जैसे किसी ने साइकिल बना ली, जब पहली बार दो पहियों को जोड़ के एक साथ किसी ने ऐसा कुछ भी सिस्टम लगाकर एक बार कोई अजीब सी साइकिल बनाई हो, जहां आपका हैंडल मान लीजिए दोनों तरफ हैंडल होता हो या कुछ भी, अगर किसी ने एक बार एक साइकिल बना ली किसी भी तरीके से, तो फिर क्या होता है, उसके अंदर फिर लोगों को दिमाग चलना शुरू हो जाता है। जब एक बार हड़प्पा मिल गया, जब एक बार हड़प्पा शहर पा लिया गया साहनी द्वारा, तो फिर क्या हुआ, खोज ऐसी नहीं है, पहले से चल नहीं रही थी, खोजें पहले से चल रही थी, लेकिन तब क्या होता है, मोटिवेशन थोड़ा सा और मिल जाता है, और फिर आगे चल के उस पर काम और होता गया, और बहुत सारे नए शहर ढूंढ लिए गए, ठीक है। जिनमें कुछ इंपॉर्टेंट शहर हैं जिनके बारे में आपको पता भी होना चाहिए। वैसे तो इंपॉर्टेंट सभी हैं, लेकिन अब डिपेंड करता है क्वेश्चन आपसे किस तरीके से पूछ लिया जाता है। कभी कभार क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, बिल्कुल टिपिकल सा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। जैसे कि मैं कल देख रहा था प्रीवियस ईयर पेपर्स जो है आपके आरआरबी के ही प्रीवियस ईयर पेपर देख रहा था, उसमें अजीब से क्वेश्चन पूछे गए थे, एक दो क्वेश्चंस। किसी शासक, जैसे कोई शासक है, उसकी पुत्री का नाम पूछ लिया, या उसके दामाद का नाम पूछ लिया, या उसका क्या कहते हैं दामाद को किसने मारा था, आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इन क्वेश्चंस की जो तादाद है या इन क्वेश्चन की जो संख्या है, वो अगर आपसे मान लीजिए 9 या 15 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 15 क्वेश्चन मान लीजिए पूछे जा रहे हैं, तो उसमें 15 में 2 ही होते हैं ऐसे, 1 या 2 क्वेश्चन ही ऐसा होता है जो थोड़ा सा पेचीदा सा होता है, थोड़ा अलग टाइप का होता है। तो मैं कोशिश करूँगा आपको उस हद तक पढ़ाने की, लेकिन अगर वो क्वेश्चन ऐसे आएंगे तो वो क्वेश्चन तो खैर किस्मत की बात है, आपसे हो जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि अगर उतना डीप पढ़ने जाएंगे तो शायद आपको बोरिंग लगने लग जाएगी हिस्ट्री, और वो भी खासकर आरआरबी के बेसिस से, ठीक है। आरआरबी जेई के बेसिस से वो आपको थोड़ा सा टिपिकल लेवल है, और वहाँ तक मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ क्वेश्चंस के, लेकिन कुछ भी हो सकता है, 1-2 क्वेश्चंस तो मिलेंगे, जरूर मिलेंगे उस टाइप के। तो उसी बेसिस पे कुछ इंपॉर्टेंट जो शहर हैं उनको मैंने यहाँ पर लिख रखा है, और ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्ट। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट वो है हड़प्पा। इसके बारे में आपको ये भी याद रखना है कि दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी, और ये रावी नदी के किनारे है। रावी नदी के किनारे पड़ने वाला दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट शहर है पाकिस्तान का, वो है लाहौर, ठीक है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन होगा अगर इस तरीके से पूछा जाता है, ठीक है, हिस्ट्री का नहीं। और नेक्स्ट जो है मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो की खोज दयाराम साहनी ने नहीं की थी, इसकी खोज की राखलदास बनर्जी जी ने, ठीक है, राखलदास बनर्जी। कुछ आपको याद हो ना हो, एटलीस्ट हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो इन दोनों के जो खोज करता है, इनके नाम आपको याद होने चाहिए, ठीक है। वैसे जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो जनक है वो बोला जाता है दयाराम साहनी को, ये नाम आप नहीं भूल सकते। दयाराम साहनी को बोला जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन का जनक। इनके साथ एक और व्यक्ति थे, लेकिन जो मेन है वो यही थे, दयाराम साहनी थे, और इन्हीं का नाम है जो वो जाना जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन के जनक के रूप में। मोहनजोदाड़ो कहाँ पर है, वो है आपकी इंडस रिवर के ऊपर, ठीक। कुछ के आगे ही मैंने रिवर्स लिखी हैं, इसलिए क्योंकि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आप याद रखिए, बहुत सारा कंटेंट हो जाएगा, वो याद नहीं कर पाएंगे आप। तो इस वजह से कुछ रिवर्स ही हैं जिनके बारे में मैंने रिवर लिखी हुई है, और कुछ की रिवर्स मैंने नहीं लिखी हुई हैं, ठीक। इसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा आप इनका भी जो खोज करता थे वो भी आप याद कर सकते हैं, गोपाल मजूमदार, ठीक है। चहूदरो जो ये भी पाकिस्तान के अंदर है, इंडस रिवर के ऊपर ही है, तो इसके खोज करता थे गोपाल मजूमदार। और अगर इनके ईयर की बात की जाए तो आपको सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट है हड़प्पा, इसका ईयर आपको याद होना चाहिए 1921,
और उसके जस्ट बाद मोहनजोदाड़ो 1922 में खोज लिया गया। और उसके बाद इसको खोजने में इनको काफ़ी टाइम लग गया, 1931 में जो थर्ड सिटी है वो खोजा गया, किसके द्वारा? गोपाल मजूमदार के द्वारा। ठीक है, ये हैं सबसे इम्पोर्टेंट। इनमें आपको इनके खोजकर्ताओं के बारे में भी एटलीस्ट इनके नाम याद रखने हैं। ठीक है, इसके बाद है कालीबंगन, ये घग्गर नदी के किनारे है। कालीबंगन कोट दीजिए इंडस रिवर के किनारे है। फिर रंगपुर है, फिर गोपाल क्या कहते हैं रोपड़ है, रोपड़ पंजाब के अंदर पड़ेगा। फिर लोथल गुजरात के अंदर है। फिर आलमगीरपुर ये उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास में है। उसके बाद जो ये नाम लिखा हुआ है सुतकेंग, ये नाम सुतकेंगडोर अलग लिख दिया है इसने, गलत लिख दिया है इसने, ये दासक रिवर के ऊपर है। और इसके बाद अगर बात की जाए तो बनमली, धौलवीरा और राखीगढ़ी, इन सब में जो इनकी स्पेशलिटीज़ हैं वो मैं आपको मैप में जब समझाऊंगा, मैप दिखा रहा हूँगा, तो उसके साथ साथ मैं और भी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, कौन सा जो आपका सिटी है वो कहाँ पर पाया जाता है, और उसकी जो खास एक दो चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है वो भी आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, ये मैंने खुद से लिखा हुआ था, इसमें मैंने जो रिवर्स हैं उसके हिसाब से कुछ कैटेगराइजेशन किया था, जैसे मोहनजोदाड़ो, चुंधौदड़ो, कोटदीजी, ये तीनों जो हैं आपके जो हैं सिंधु नदी के किनारे हैं, जिसको बोलते हैं आप इंडस। और उसके बाद हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, सबसे इंपॉर्टेंट याद करने के बेसिस से हड़प्पा है। कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे है। ठीक है, उसके बाद जो बाकी बचे हुए हैं इनकी रिवर मैंने नहीं लिखी हैं, तो ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। अब हम देखते हैं कि मैप में इनको, कि मैप में है कहाँ पर। उससे क्या होगा, कुछ क्वेश्चंस आप आसानी से अपने आप सॉल्व कर पाएंगे। मैप में देखने से आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी, कुछ क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर पा रहे होंगे। ठीक, मैप में देखिए इनको। सबसे पहले मैं बात करूं अगर, तो है मोहनजोदाड़ो। ठीक है, मोहनजोदाड़ो ये है आपकी इंडस रिवर, ये आपकी इंडस रिवर है। ठीक, यहाँ पर है आपका मोहनजोदाड़ो। फिर दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, या कह लीजिए पहला सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है हड़प्पा, जो है रावी नदी के किनारे। ये देखिए रावी नदी, ये यहाँ से इंडिया से होते हुए ये पाकिस्तान में चली गई। यहीं पर कहीं पर आपका लाहौर है। ठीक है, लाहौर जो इंडिया से बिल्कुल लगा हुआ है, बाउंड्री बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। लाहौर अमृतसर के बीच की डिस्टेंस जो है शायद लगभग 50 किलोमीटर की ही है टोटल। ठीक, तो ये है इनकी जिनकी रिवर्स भी आपको याद रखने हैं, इसलिए मैं उनको साथ में बता रहा हूँ। और रिवर्स के सिस्टम को इसमें समझने के लिए मैं आपको एक और इमेज दिखाता हूँ, उसमें आपको शायद और ज़्यादा बेटर तरीके से ये चीज़ समझ में आएगी। ये इमेज देखिए, इसमें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। ये है हड़प्पा, जो कि है रावी नदी के किनारे। ये रावी नदी जो यहाँ से आते हुए जाके बाद में मिल जाती है चेनाब के अंदर, और चेनाब बाद में आगे जाके मिल जाएगी इंडस रिवर के अंदर। ठीक है, ऊपर से दूसरी आ रही है सतलुज। इस पर आप देखेंगे मोहनजोदाड़ो इंडस रिवर के ऊपर ही। फिर नीचे ही मोहनजोदाड़ो के जस्ट नीचे आपको दिखेगा कोटदीजी। फिर चहुदड़ो। ये चारों जो हैं, ये चारों के चारों, ये तीनों के तीनों जो हैं आपको सिंधु रिवर के ऊपर ही हैं, जो आपको एक साथ देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद रण ऑफ कच्छ के बाद आपको धौलावीरा दिख जाएगा, जो कि है आपका गुजरात के अंदर। और इसी में आपको लोथल दिख जाएगा, जो कि है गुजरात के अंदर। लोथल बहुत बार पूछा गया है, लोथल से क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया में गुजरात जो इंडिया का स्टेट है वहाँ पर है, और ये इंपॉर्टेंट बंदरगाह में से था उस टाइम के। ठीक है, इनके बाद जो इम्पोर्टेंट वन है वो आपका है रोपड़, जो कि आपका पंजाब के अंदर पड़ेगा, और ये सतलुज नदी के किनारे है। ठीक है, फिर आता है बनावली। बनावली की अगर बात की जाए तो ये आपका हरियाणा के अंदर आता है। ठीक है, बनावली आपका आएगा हरियाणा के अंदर, मैं लिख देता हूँ, हरियाणा के अंदर आपका आएगा बनावली। ठीक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इनके क्वेश्चंस में आपसे अधिकतर लोकेशन पूछ ली जाती है। लोकेशन ये आपसे पूछ ली जाएगी प्रेजेंट टाइम पर कौन सी लोकेशन है इस सिटी की। फिर है कालीबंगन। कालीबंगन की अगर बात की जाए तो ये आपका राजस्थान के अंदर पड़ेगा। ठीक है, राजस्थान के अंदर। और इसके अलावा जो मैंने खुद से लिख के दिखाया था, अलीमगारपुर इसमें था। ये आपका जो है हिंडोन रिवर, ये आपने सुनी रखा होगा। गाज़ियाबाद जो सिटी है, गाज़ियाबाद जो सिटी है वो हिंडोन रिवर के ही ऊपर है। और ये जो जगह है ये फ़िलहाल आती थी उस टाइम पे, मतलब जो जगह थी ये फ़िलहाल आती है मेरठ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है, मेरठ डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश। तो अगर आपसे पूछा जाएगा आलमगीरपुर उस टाइम का जो आलमगीरपुर था वो कहाँ पर है फ़िलहाल, तो ये है मेरठ डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक, और वहाँ जो मैंने बताया था सुतकंग डोर, जो अलग अलग लिखा हुआ था डोर, मुझे लगता था शायद एक साथ लिखा जाता होगा इंग्लिश में, तो सुतकंग डोर ऐसे लिखा जाता है। ये आपका पड़ता है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, पाकिस्तान से बिल्कुल अलग जाते हुए जो आपका ईरान से सटा हुआ इलाका है, जो बलूचिस्तान कहलाता है। ठीक है, अभी आज के टाइम का ये बलूचिस्तान कहलाता है। पाकिस्तान अगर इधर से बटा हुआ है, ये देखिए आपकी पाकिस्तान की वो लाइन दिख रही है, तो ये पाकिस्तान का बटा हुआ इलाका है। यहाँ में सबसे लास्ट में ये पूरा इलाका जो है ये बलूचिस्तान कहलाता है।
ये पूरा इलाका बलूचिस्तान कहलाता है। तो बलूचिस्तान वाले उस इलाके में है आपका, और ये भी उस टाइम के जो है इम्पॉर्टेंट बंदरगाहों में से, इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स में से था। ठीक, तो ये आपका पड़ता है पाकिस्तान के अंदर, जो कि प्रेजेंट बलूचिस्तान वाला एरिया है वहाँ पर आता है। ठीक, ईरान से लगती हुई बाउंड्री के पास। तो इस तरीके से जितने भी इम्पोर्टेंट वन थे वो लगभग मैंने सभी बता दिए हैं। और इसमें शायद रंगपुर नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, रंगपुर भी एक इम्पॉर्टेंट सिटी है जो कि है गुजरात के अंदर, वो आपको दूसरी इमेज में शायद दिख जाएगा। तो यहाँ पर धौलावीरा लोथल दिख रहा है और यहाँ पर आपको रंगपुर भी दिख जाएगा। लोथल के जस्ट बगल में रंगपुर आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर देखिए आपको रंगपुर दिखा दे रहा है। यह है लोथल और यह है रंगपुर, दोनों गुजरात के अंदर ही हैं। फिर धौलावीरा, ये भी गुजरात के अंदर रन ऑफ कच्छ में, जो मैंने अभी आपको बताया। कालीबंगन, ये आपका राजस्थान के अंदर। बनावली जो आपका है हरियाणा के अंदर। और उसके बाद राखीगढ़ी। ठीक है, राखीगढ़ी भी पड़ता है आपका हरियाणा के अंदर। ठीक है, राखीगढ़ी बनावली दोनों आपके पड़ते हैं हरियाणा के अंदर। ठीक, एक इमेज के अंदर पूरी कंप्लीट एक इमेज में आपको पूरी चीज़ें नहीं मिल रही थी मुझे, इसलिए मैंने 2-3 इमेज यूज़ की हैं। ठीक है, इसमें आपको कुछ जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट वन है वो लिखे हुए हैं। कालीबंगन है जैसे, और अब इम्पॉर्टेंट जिसने जो बनाया उस हिसाब से इंपॉर्टेंट हो गया है, इसलिए मुझे एक इमेज में पूरा मिल नहीं रहा था डाटा जितना मुझे आपको प्रोवाइड कराना था, इसलिए मैंने 2-3 इमेज यूज की हैं। ठीक है, और इसमें धौलावीरा मिल गया, लोथल मिल गया, लोथल के साथ रंगपुर आपको यहाँ पर नहीं दिखा। तो जो चीज़ें मुझे दिखानी थी वो एक में नहीं मिल रही थी, इसलिए मैंने 2-3 इमेजेस यूज की हैं। ठीक, किसी भी तरीके से डाटा डिलीवर होना चाहिए, आपको बात समझ में आनी चाहिए। ठीक है, मैं बार बार उन चीज़ों को बार बार रिपीट इसलिए कर देता हूँ ताकि आप वीडियो देखते देखते सीख जाएँ। डाटा प्रोवाइड कराना बहुत आसान चीज़ है। हिस्ट्री का ये लिखा हुआ डाटा मैं आपको एक पूरे PDF में प्रोवाइड करा सकता था, और मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 मिनट के अंदर वीडियो जो है वो फिनिश हो सकती थी। लेकिन ऐसे क्या होगा, अगर आप बार बार देखते हैं, बार बार मैं चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूं, तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। और साथ साथ में जो मैं आपको और एक्सप्लेनेशन दे दिया करता हूं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जो आपका बलूचिस्तान वाला एरिया है ये बलूचिस्तान का एरिया कहलाता है। रोपड़ जो है फिलहाल पंजाब में पड़ता है। रोपड़ कौन सी रिवर के अंदर है, कौन सी रिवर के ऊपर पड़ता था। तो ये सब चीज़ें मैं एक्सप्लेन करता चलता हूँ साथ में, और इस एक्सप्लेनेशन से सिर्फ आपका हिस्ट्री ही नहीं या जियोग्राफी ही नहीं, ओवरऑल डेवलपमेंट होता जाएगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई इनकी लोकेशंस की, जो मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। एग्जैक्टली लोकेशंस जो हैं सभी की याद करने की जरूरत नहीं, जो इंपॉर्टेंट हैं उनकी याद रखिएगा। हम बात करेंगे कुछ की पॉइंट्स, जो कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं उनके बारे में। की पॉइंट्स अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशंस। कौन कौन से की पॉइंट हैं? पहला क्या है, इट वॉज अ सिविलाइजेशन ऑफ सिटीज़ एंड टाउन्स, मतलब कि ये एक नगरीय व्यवस्था थी, नगरीय या बोल लीजिए शहरी। ठीक है, ये जो आपका सिस्टम था, जो सिविलाइजेशन थी, ये पूरी की पूरी सभ्यता जो थी वो गांव वाली नहीं थी। ठीक है, यहाँ पर छोटे छोटे गांव नहीं थे, बड़े बड़े कस्बे थे, या एक तरीके से जहाँ पर लोग एग्रीगेट होकर पूरा एक साथ रह रहे थे। छोटे छोटे कस्बों में 2-4 घरों का गांव ऐसे नहीं थे। ठीक, तो ये थी आपकी पूरी एक नगरीय व्यवस्था, जहाँ पर जो सिस्टम थे जैसे कि पानी का निकासी हुआ और सड़कें हुई, तो सब वेल डिफाइंड थे, मतलब काफ़ी वेल डिफाइंड तरीके से लोग रहते थे, सबके घर अपने अलग अलग थे, और पानी की निकासी, रास्ता, जो सब चीज़ें थी वो क्लियर थी। स्नानागार है, जैसे नहाने का बाथरूम जिसको बोल सकते हैं आप। ठीक है, बाथरूम्स जो थे वो भले ही सार्वजनिक थे, मतलब सब लोग एक साथ आके वहाँ पर नहाते थे, लेकिन वो ऐसे नहीं थे कि सब लोग एक साथ नहा रहे होते, उसमें भी रूम अलग अलग रूम डिवाइड थे। महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था थी, पुरुषों के लिए अलग व्यवस्था थी। तो एक सभ्यता थी ये, मतलब उस तरीके का हिसाब किताब नहीं था जो कि पुराने टाइम पर हुआ करता था। नेक्स्ट जो पॉइंट है, इट सीम्स दैट इट वाज अ मैट्रियार्कल सोसाइटी। मैट्रियार्कल सोसाइटी मतलब जो आपकी मात्र सत्तात्मक थी। ठीक है, मात्र सत्तात्मक मतलब जो यहाँ पर स्त्रियाँ थी उनका प्रभुत्व चलता था, उनका सब प्रभुत्व था। जैसे कि आज की बात करें अगर, तो आज की जो भारत का जो समाज है वो पुरुष प्रधान है या पितृ सत्तात्मक है। ठीक है, पुरुष प्रधान या पितृ सत्तात्मक, मतलब घर में जो आपकी चलती है वो आपके पिताजी की चलती है या आपके दादाजी की चलती है। ठीक है, मेन जो करता धरता है वो आपके घर में दादाजी या पिताजी हुआ करते हैं। उस टाइम पर ऐसा नहीं था, ऐसा अनुमान लगाया जाता है, क्योंकि जो अवशेष मिले हैं उनमें अधिकतर मूर्तियां जो थीं वो कहीं ना कहीं लेडीज़ का या वीमेंस का जो पावर था उसको शो करती हैं। ठीक, तो ये एक मात्र सत्तात्मक सोसाइटी थी। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है डॉक्टर R.D. बनर्जी, इनके बारे में मैंने भी आपको बताया था। राखल दास, R.D. मतलब राखल दास, ये नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस पर। राखल दास बनर्जी फाउंड द एंशियंट सिटी मोहनजोदाड़ो।
जो प्राचीन शहरों में से उन्होंने मोहनजोदाड़ो की खोज की, जिसकी लिटरल मीनिंग क्या थी, सिटी ऑफ डेड, मतलब मरे हुए लोगों का या फिर डेड बॉडीज़ का शहर। ये कहाँ पर है आपका, इन लकराना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध। सिंध जो कि एक प्रोविंस है आपका, सिंध प्रोविंस कह लीजिए या फिर आपका प्रदेश है एक पाकिस्तान का, ना लकराना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध नाउ इन पाकिस्तान। ठीक है, खोजा कब उन्होंने, 1922 में, 1922 में उन्होंने इसकी खोज की थी। अब इसकी खासियत क्या थी, अ चीफ फीचर ऑफ मोहनजोदारो इज इट्स सुपर टाउन प्लानिंग। इसकी टाउन प्लानिंग जो थी, जो कह लीजिए शहरी व्यवस्था थी जी, वो बहुत अच्छी थी। ठीक है, द स्ट्रीट्स विच डिवाइड द सिटी इंटू नीट रेक्टेंगुलर और स्क्वायर ब्लॉक्स। मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि मैं आपको बताऊं यहाँ पर कि ये एक पूरा शहर है, ऐसे एक पूरा शहर है, उसमें जो रास्ते हैं वो एक शहर मान लीजिए यहाँ पर ऐसे रास्ते इस तरीके से बटे हुए हैं, इस तरीके से रास्ते हैं, कहीं यहाँ से निकला कोई यहाँ जाके आगे बंद हो जाता है, ऐसे ऐसे रास्ते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसे रास्ते जो रेगुलरली होते हैं आपके आम शहरों में। और एक शहर है जिसमें रास्ते इस तरीके से बटे हुए हैं, इस तरीके से रास्ते हैं बिल्कुल, और जो शहर है वो पूरा रेक्टेंगुलर है। ठीक है, इधर से रास्ते आते हैं, आपस में मिलते हैं। ये जो मैं जो बना रहा हूँ, ये रास्ते हैं, इनके बीच में जो है लोग रह रहे हैं। ठीक, तो ये एक ऐसा व्यवस्था थी जिसमें रेक्टेंगुलर स्ट्रीट थी बिल्कुल और क्लियर एंड कट थी। इनमें था क्या, अगर आगे देखा है तो लिखा क्या है, वेरिड इन द विड्थ बट ऑलवेज इंटरसेक्ट ईच अदर एट द राइट एंगल। ठीक है, इनकी जो चौड़ाई थी वो कम ज़्यादा हो सकती थी, मतलब कोई रोड आपकी चौड़ी हो सकती थी, कोई रोड पतली हो सकती थी, लेकिन जो इंटरसेक्शन था उनका वो बिल्कुल राइट एंगल पर इंटरसेक्शन था, मतलब 90 के एंगल पर इंटरसेक्ट कर रही थी। इस वजह से जो ब्लॉक्स बीच में बन रहे थे वो पूरे या तो रेक्टेंगल बन रहे थे या फिर स्क्वायर में बन रहे थे। इस तरीके की एक अच्छी सी मतलब एक व्यवस्था थी जिसमें लोग रहते थे। इसके बाद अगर बात की जाए, द सिटी हैड एन एलोबरेटेड ड्रेनिंग सिस्टम। एक बहुत अच्छा ड्रेनिंग सिस्टम था, मतलब पानी की निकासी की बहुत अच्छी व्यवस्था थी, कंसिस्टिंग ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ड्रेन्स। जो आपकी नालियाँ थी वो हॉरिजॉन्टल भी थी, ठीक है, और वर्टिकल भी थी, मतलब अगर कहीं से ऊपर से नीचे की तरफ पानी आ रहा है तो बिल्कुल वर्टिकली नालियाँ थी और हॉरिजॉन्टल नालियाँ, दोनों टाइप से नालियाँ थी, जो आपके ड्रेनिंग सिस्टम को बहुत अच्छा बनाती थी। तो ये थे आपके ये जो फीचर्स थे, ये आपके थे मोहनजोदारो के अंदर, जिसकी एक्सप्लेनेशन पूरी इसमें दी गई है इस पूरे पैराग्राफ के अंदर। और मोहनजोदारो की जो खोज थी वो किसने की, राखलदास बनर्जी ने। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा। ये जो इमेज देख रहे हैं आप, ये इमेज है उस स्नानागार की जिसको आपको आगे पढ़ेंगे, जो मिला था कहाँ पर, मोहनजोदारो के अंदर। ठीक है, ये स्नानागारों में से एक था। यहाँ पर पूरी व्यवस्था और भी थी, यहाँ पर पीछे क्या कहते हैं व्यवस्था है जहाँ पर अलग अलग मतलब नहाने के जो ब्लॉक्स हैं वो दिए गए हैं, जिसमें लेडीज़ का अलग है और जेंट्स का अलग है। तो इस तरीके से कुछ व्यवस्था थी जहाँ पर अलग अलग लोग क्या कहते हैं स्त्री और पुरुष अलग अलग जाके नहाते थे। तो ये है वो इमेज। अब हम बात करते हैं कुछ और खासियत की, जो इनकी कुछ और विशेषताएं थी हड़प्पा सभ्यता की या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन की। द 6 सिटीज़ हैज़ बीन गिवन द स्टेटस ऑफ बिग सिटीज़। ओनली 6 सिटी हैं, जो ऐसे 6 सिटी हैं जिनको बिग सिटी का स्टेटस दिया गया था या शहर कहा गया था उस टाइम के। बाकी सबको एक नगर में रख सकते हैं आप, या बड़े शहरों में सिर्फ 6 को रखा गया, बाकी छोटे शहर थे। ठीक है, उन जो बिग सिटीज़ में हैं उनके नाम देख लीजिए और याद रखिएगा। मोहनजोदाड़ो जो कि बहुत फेमस है, हड़प्पा भी बहुत ज़्यादा फेमस है, उसके बाद कालीबंगन, धौलावीरा, फिर राखीगढ़ी, और इसका नाम मैं आपने नहीं सुना होगा, जो मैंने आपको भी नहीं बताया है। ठीक है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ मैप पर कहाँ पड़ता है। तो ये है गंवेरी वाला। ठीक है, गंवेरी वाला जिसके बारे में जो 6 सिटीज़ में शामिल होता है, कालीबंगन के नीचे पाकिस्तान में आता है ये भी। ठीक, तो जितने ही बड़े सिटी हैं उसमें हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, गंवेरी वाला, ये तीनों जो हैं आपके पड़ते हैं कहाँ पर, पाकिस्तान के अंदर। इसके बाद अगर बात की जाए बाकी बचे हुए सिटीज़ के बारे में, तो बाकी जो सिटीज़ बच रहे हैं उसमें आपका राखीगढ़ी, धौलावीरा और कालीबंगन, ये तीनों जो हैं आपके ये आते हैं आपके इंडिया के अंदर। ठीक है, तो 3 इंडियन हैं जो फिलहाल इंडिया में हैं और 3 जो हैं आपके पाकिस्तान में पड़ते हैं। ये जो बड़े सिटीज़ में रहा करते थे उस टाइम पर, बड़े सिटीज़ में जो रखे गए थे। बात करें अगर नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट का देयर वाज अ लार्ज बाथरूम एंड ग्रैनरी। ठीक है, ग्रैनरी मतलब जो आपका अन्नागार है। ठीक है, अन्नागार जहाँ पर अन्न रखा जाता है। और बाथरूम के बारे में आपको बता चुका हूँ कि लार्ज बाथरूम जो आपका मोहनजोदाड़ो में मिला था। तो मोहनजोदाड़ो में 2 और चीज़ें मिली, एक आपका जो है बाथरूम और बहुत बड़ा बाथरूम, और दूसरा है अन्नागार जहाँ पर अन्न रखा जाता है। ठीक, इसके बाद बात की जाए अगर नेक्स्ट पॉइंट्स की, तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका अ फायर पिट और फायर डेथ। मतलब इसका क्या होता है, इसको बोलते हैं अग्निकुंड। अग्निकुंड वो कहाँ पर मिले आपके, अग्निकुंड आर फाउंड इन लोथल एंड कालीबंगन। लोथल जो आपका गुजरात के अंदर पड़ता है, कालीबंगन जो आपका राजस्थान के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पर मिले आपके अग्निकुंड मिले। और इसके अलावा अगर बात की जाए राइस ग्रेन्स की,
तो राइस ग्रेन्स वैसे तो इस बोला जाता है कि जले हुए चावल के जो है तिनके मिले थे, जले हुए चावल के जो दाने मिले थे। लेकिन इसको आप अगर क्वेश्चन ऐसे आता है कि राइस ग्रेन्स कहाँ पर मिले थे या चावल के दाने कहाँ पर मिले थे, तो भी आप बताएंगे लोथल में और रंगपुर में। लोथल और रंगपुर दोनों गुजरात के अंदर हैं। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि गुजरात में क्या मिला, गुजरात में मिला चावल, ठीक है, जो कि फ़िलहाल इतना ज़्यादा चावल उत्पादन करने वाले स्टेट्स में से नहीं है। ठीक है, गुजरात में अभी फ़िलहाल के टाइम पे उतना ज़्यादा चावल उत्पादित नहीं होता है अगर बात करें दूसरे स्टेट्स के रिस्पेक्ट में तो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द यूनिट ऑफ तौला मोस्ट प्रोबेबली इन द रेशियो ऑफ 16 वॉज यूज्ड। मतलब उस टाइम पर क्या था, आपका सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पर क्या था, तौला चला करता था। अभी भी लोग बोला करते हैं कितने तौला है, काफ़ी दिनों तक बोला जाता था ये। अभी अब जो बूढ़े पुराने लोग होते हैं वो आपको बहुत सारी चीज़ें तौले में बताते हैं। जैसे सोना है, सोना भी आपका 10 ग्राम का होता है तो उसको बोलते हैं एक तौला है। तो वही तौला को एक तौला बोल लीजिए। तो वो तौला मोस्ट प्रॉब्ली उस टाइम पर चला करता था, जिसका जो रेशियो था वो 16 का था। ठीक है, मतलब 16 के रेशियो में ये तौला जो है वो मापा जाता था। ठीक है, मतलब एक पार्ट में, जैसे अभी रुपए के 100 भाग होते हैं, तो उस टाइम पे जो पार्ट्स थे वो 16 में डिवाइड किए जाते होंगे 1 किलो के हिसाब से। तो ये एक जो है वेट करने की वो जो यूनिट थी उस टाइम की। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, इन द इंस्क्रिप्शंस ऑफ मेसोपोटामिया, जो मेसोपोटामियन जो आपकी सभ्यता थी उसमें जो आपके इंस्क्रिप्शन मिले हैं, जो अभिलेख मिले हैं, उसके इंस्क्रिप्शंस मतलब होते हैं अभिलेख। ठीक है, मैं लिख देता हूँ ताकि हिंदी वालों को प्रॉब्लम ना हो साथ में। तो जो उनके अभिलेख मिले मेसोपोटामिया में, वहाँ पर जो वर्ड जो मेहुला यूज किया गया, एक शब्द वर्ड यूज किया गया है मेहुला। वो शब्द मेहुला मोस्ट प्रॉब्ली किसके लिए यूज किया गया है, इज यूज्ड फॉर द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, तो वहाँ पे जो एक वर्ड यूज किया मेहुला, वो वर्ड मोस्ट प्रॉब्ली किसके लिए यूज किया गया है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर। ठीक है, उसके लिए मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए यूज किया गया, क्योंकि उस टाइम पर भी जो इनके यहाँ से रेशम का व्यापार हुआ करता था, जो होता था मेसोपोटामिया तक। तो इस तरीके से ये तो कुछ वो की पॉइंट्स थे जो मैंने यहाँ पर लिख रखे थे। और ऐसा नहीं है कि इतने ही हैं, बहुत सारी और भी चीज़ें जो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ, वो आप नोट कर लीजिए और उनको भी याद रखिएगा। तो उनमें से सबसे पहला जो है आपकी, अगर इनकी बात की जाए मुख्य फसलों की, तो जौ, जिसको आप जानते होंगे बारले बोला जाता है इसको, जौ और गेहूँ। ठीक है, जौ और गेहूँ जो है इसके मेन फसलें हुआ करती थी इसकी। और ये लोग शहद खाया करते थे। ठीक है, मीठे के लिए लोग शहद यूज़ करते थे। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी वो खाते थे। जौ काफ़ी पौष्टिक होता है, और शहद जो है, अगर मीठे में आप शहद लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो ये लोग मीठे में शहद यूज़ किया करते थे। और भी बहुत सारी चीज़ें जिनको आप याद रख सकते हैं, जैसे कि इनकी लिखने के जो तरीके थे वो भाव चित्रात्मक थी। ठीक है, लिखने की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी, मतलब जो एक तरीके से इमोशनल जो वे होता है लिखने का, वो था इनका। और लिखने का जो डायरेक्शन था वो राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट नहीं था, राइट टू लेफ्ट था। ठीक है, हम लोग जैसे लिखते हैं हिंदी तो लेफ्ट टू राइट लिख रहे होते हैं, ये उर्दू की तरह लिखते हैं, मतलब उर्दू की तरह लिखा जाता था इस टाइम पर। लेफ्ट टू राइट आती थी ये, सॉरी राइट टू लेफ्ट आती थी, मतलब जो हम अभी लिखते हैं उससे जस्ट उल्टा। ठीक, और अगर बात की जाए तो इनके जो घर हुआ करते थे, जैसे कि मान लीजिए ये शहर है, ये रास्ता है, तो जिनके घर हुआ करते थे उनके गेट रास्ते की तरफ नहीं खुलते थे, रास्ते से पीछे की तरफ खुलते थे। यहाँ से गेट खुलते थे, फिर लोग यहाँ से होके आएंगे, ऐसे ऐसे कुछ सिस्टम हुआ करता था। ठीक है, तो इनके जो खिड़कियाँ होती थी वो होती थी रास्ते की तरफ, और गेट जो होते थे पीछे की तरफ हुआ करते थे। अब बात कर लेते हैं कुछ रिलीजियस बिलीव्स की, मतलब जो इनकी धार्मिक मान्यताएं थी उनके बारे में। धार्मिक मान्यताओं में सबसे पहली जो आपकी है, अर्थ को क्या मानते थे, पृथ्वी को एज अ गॉडेस ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जो आपकी उर्वरा देवी मानी जाती थी। उर्वरा हिंदी में अगर बात करें तो उर्वरता की देवी माना जाता था इनको, किसको, पृथ्वी को। ठीक है, पृथ्वी को मानते थे उर्वरता की देवी। और उसके बाद शिव की वर्शिप हुआ करती थी और ट्री वर्शिप हुआ करती थी, मतलब भगवान शिव की वर्शिप होती थी। ये याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में किसकी सबसे ज़्यादा वर्शिप की जाती थी, वो थी आपके भगवान शिव। ठीक है, और वृक्षों की भी थी। इसके साथ साथ जो कुबड़ वाला सांड होता है, जो बुल होता है, उसकी वर्शिप की जाती थी। जैसे आपने देखा होगा जो नंदी होता है, एक तरीके से नंदी जो है उनका जो ऐसे बैल जिनके कुबड़ होते हैं, वो कुबड़ वाले सांड की पूजा की जाती थी। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे कि माना जाता है जो स्वास्तिक का निशान है वो भी इसी सभ्यता का देन है। और इसके हिसाब से ये भी अनुमान लगाया जाता है कि सन की वर्शिप भी यहाँ पर होती थी, मतलब सूर्य की पूजा भी की जाती थी। इन सब के अलावा अगर देखा जाए समाज में कुछ बुराइयां भी थी, जैसे कि पर्दा प्रथा भी थी यहाँ पर, और वैश्यावृत्ति। ठीक है, वैश्यावृत्ति और पर्दा प्रथा, ये दोनों जो क्या कहते हैं एक तरीके से कुरीतियाँ थी, वो भी उस टाइम पर समाज में व्याप्त थी।
तो इस तरीके से जो सिंधु घाटी सभ्यता में मेन चीज़ें थी वो कंप्लीट हो जाती हैं। इन सब के अलावा जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मनोरंजन के लिए क्या यूज़ किया करते थे, तो वो आप याद रख सकते थे कि लड़ाई मतलब आपस में जो पशु पक्षियों के आपस में लड़ाना, चौपड़ खेलना, ये सब चीज़ें जो थी, शिकार करना, मछली पकड़ना, ये सब चीज़ें इनके खेल में शामिल हुआ करती थी, जो ये मनोरंजन के लिए किया करते थे। और इसके अलावा अगर बात की जाए कपड़ों की, तो कपड़ों में सूती कपड़े, या मैंने आपको बताया कि मेसोपोटामिया से इनका ऊन का व्यापार हुआ करता होगा, या जो उस टाइम पर क्या कहते हैं कपास ये लोग पैदा करते थे, तो आपका उसका व्यापार होता था, कॉटन का व्यापार होता था। तो ये ऊनी और सूती कपड़े पहना करते थे क्योंकि वो यहाँ पर ज़्यादा हुआ करता था, ठीक है। उसके अलावा ये लोग जो मतलब बर्तन थे, उनको भी आज जो मिट्टी के बने हुए बर्तन थे उनको आग में पकाकर यूज़ किया जाता था, मतलब जैसे कि हम लोग घड़े यूज करते हैं आज के टाइम पर। और भी जो थी लाल मिट्टी के वही जो घड़े उस टाइम के बनाए जाते थे, उन पर चित्रकारी जो थी वो ब्लैक कलर से हुआ करती थी। घड़ा जो होगा या जो भी बर्तन बनाए जाते थे वो आपके मान लीजिए लाल मिट्टी के हैं, तो उस पर चित्रकारी जो की जाएगी वो आपकी काली मिट्टी से ब्लैक कलर से उस पर चित्रकारी भी की जाती थी। तो ये सब चीज़ें थी, ये सब चीज़ें जो है एक्स्ट्रा आप अगर याद रख सकते हैं तो अच्छी बात है, हो सकता है क्वेश्चन इनसे भी पूछ लिया जाए। तो इस तरीके से जो डिस्कशन था हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन का वो समाप्त होता है यहीं पर। जाते जाते एक बात और बता दूं आपको कि ये जो सिविलाइजेशन था इसमें तलवार से लोग परिचित नहीं थे, ठीक है। लोग तलवार के बारे में नहीं जानते थे, ठीक है। आगे चल के जो और सभ्यताएं आई उनमें तलवार की यूज क्या कहते हैं सबसे पहली बार स्टार्ट हुआ, ठीक। और मैं आपसे जो बोलना चाहूँगा वो यही कि जो समस्याएं हैं उनको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। थोड़ा सा टाइम हो सकता है लगे, लेकिन आगे आने वाले जो कोर्सेज हैं जैसे कि एनटीपीसी हम लोग स्टार्ट करेंगे, अगर एनटीपीसी स्टार्ट होगा जब, तो उसमें हम लोग इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि ऐसी कोई पंचुअलिटी वाली जो प्रॉब्लम है, कि रेगुलरिटी की जो प्रॉब्लम है, हमारी वीडियोज़ नहीं आ पाती हैं टाइम पर, लेक्चर नहीं आ पाते हैं, ये सब समस्याएं आगे आने वाली किसी भी कोर्स से वो सब सॉल्व हो जाएँ। और आरआरबी में भी जो अभी तक हुआ थोड़ा बहुत सेटअप करने की वजह से या जो भी डिले हुआ, उन सब जो समस्याएं हैं वो सब हम आगे आने वाले जो वीडियोज़ हैं उनमें सॉल्व कर लेंगे और आपको टाइम पर जो है लेक्चर प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और आज मैंने ये भी इंक्लूड किया है कि अगर बेल आइकन भी दबा दें अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है। बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि सर मुझे नोटिफिकेशन नहीं मिलती है, वीडियो कब आई। जैसे कि मान लीजिए जो मेरा लेक्चर फर्स्ट था, जो मैंने क्लास फर्स्ट ली थी, उस वाली क्लास फर्स्ट में जियोग्राफी की जो फर्स्ट क्लास हुई थी उसको हुए कम से कम 1 महीने से ऊपर हो चुका है, 1 मंथ से ऊपर हो चुका है। उस पर आज कल भी लोग कमेंट करते हैं सर आगे वीडियोज़ अपलोड कीजिए, तो देखें हम। और मुझे लगता है कि मैंने 26 क्लासें लगभग उसमें 26-27 क्लासें मैंने जियोग्राफी की कंप्लीट की हैं। तो अगर ऐसा नहीं होता है, इसका मतलब आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है, तो बेल आइकन दबाइए सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। कुछ लोग पूछ रहे थे कि हिस्ट्री की क्लास कितने दिनों में कंप्लीट होगी, तो मैं टारगेट रख के चलता हूँ 25 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे अच्छे से पढ़ के और उसको प्रैक्टिस करके, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।